जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। इन दिनों अगर हम लोग भारतीय उपमहाद्वीप के राजनीतिक परिवेश की बात करें तो ऐसा लगता है कि हर एक चीज़ एक दूसरे से कुछ ज़्यादा ही जुदा हो चुकी है। और राजनीति की बात करें स्पेसिफिकली तो बहुत ज़्यादा उथल पुथल भी मची हुई है। आप श्रीलंका की बात कर लें, आप पाकिस्तान की बात कर लें, नेपाल की बात कर लें, मालदीव की बात कर लें, आप चाहें तो बांग्लादेश की बात कर लें। हर जगह पर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें चल रही हैं जिनको कि आप एक तरीके से भारत विरोधी भी बोल सकते हैं। अब भारत विरोधी बोलने के मेरे अपने कारण हैं, हो सकता है आपको वो चीजें भारत विरोधी ना लगें, लेकिन आप कम से कम इतना तो मानेंगे कि हमारे पड़ोसी देशों में चीजें ऊपर नीचे हो ही रही हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत में भी ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि जब अभी चुनाव के बाद में गठबंधन की सरकार भारतीय सरकार ने बनाई थी, तब उसके बाद में एक अपोजिशन के नेता ने, जो कि काफ़ी फेमस हैं, उन्होंने कहा था कि ये सरकार उतनी दमदार नहीं है, बस कुछ दिनों की बात है, फिर आप देखिएगा यहाँ क्या होता है। अब ये बात सुनकर ऑब्वियस सी बात है, मेरा दिमाग ठनका कि यार ये व्यक्ति आखिर ऐसा क्यों कह रहा है। और फिर उसके बाद मुझे बांग्लादेश के हालात दिखे, जहां पर कि कुछ मासूम से स्टूडेंट्स ने एक प्रोटेस्ट किया और वहां की चुनी हुई सरकार सत्ता से बेदखल हो जाती है। हालांकि ये बात और है कि सत्ता से बेदखल होने के बाद में उस सरकार के इस पूरे कर्मकांड के पीछे अमेरिका का हाथ निकलकर सामने आता है कि अमेरिका ने कहीं ना कहीं मोटिवेट किया था वहां के लोगों को, फाइनेंशियली भी और दिमागी तौर पर भी, कि उनको क्या कुछ करना होगा। इसको लेकर शेख हसीना ने एक बयान भी दिया था और उस बयान में उन्होंने कहा था कि एक वाइट मैन है जो कि उनसे एक आइलैंड मांग रहा है और बोल रहा है कि आप हमको वहां पर एयरबेस बनाने की अनुमति दे दीजिए तो आपको कुछ भी नहीं होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ तो होगा। और हमने देखा फिर कि शेख हसीना के साथ में क्या हुआ है। इसके बाद में एक और नेता है भारत के ही, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा तो भारत में भी हो सकता है, भारत में ऐसा होने में देर तो लगेगी नहीं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई में भारत में ऐसा हो सकता है और अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इस बारे में बात क्यों हो रही है? दरअसल कुछ घटनाक्रम हुए हैं अभी पिछले कुछ समय में, जिनको कि देखने के बाद में लोगों ने यह अंदाजा लगाना शुरू किया है कि यार भारत में भी क्या ऐसा करने की प्लानिंग हो रही है। होना ना होना ये एक अपनी जगह पर है, लेकिन क्या ऐसा करने की प्लानिंग हो रही है? देखिए, मौजूदा समय में जिस तरह से भारत सरकार काम कर रही है उसको देखकर भी इस चीज को लेकर थोड़े बहुत सवाल खड़े होते हैं। दरअसल भारत सरकार इस समय, बीजेपी की सरकार स्पेसिफिकली, जो अपने तीसरे टर्म में है, वो उतनी पावरफुल नहीं है। और वैश्विक मंच के ऊपर और साथ ही साथ घरेलू लेवल पर जो चीज़ें चल रही हैं उसको देखने के बाद कहीं ना कहीं ये बात कहना गलत भी नहीं होगी। अगर हम लोग बात करें तो जो घटनाक्रम शुरू हुआ है, दरअसल नेशनल कॉन्फ्रेंस करके एक पार्टी है जम्मू कश्मीर में, अभी कुछ समय में जम्मू कश्मीर में चुनाव भी होने हैं, उसको लेकर उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो जारी किया और उस मैनिफेस्टो में उन्होंने दो ऐसी बातें लिखी जो कि कई सारे भारतीयों को शायद गलत लगे। उसमें उन्होंने कहा कि पहली बात, हम पाकिस्तान के साथ में डायलॉग शुरू करेंगे और कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मांग करेंगे। अब देखिए, कश्मीर के स्पेशल स्टेटस की मांग को आप बोल सकते हैं कि हाँ चलिए ठीक है, ये तो इनका चुनावी हथकंडा है, लेकिन पाकिस्तान के साथ डायलॉग वाली बात समझ में नहीं आती, क्योंकि भारत सरकार का स्टैंड पिछले 2 टर्म से क्लियर है कि आतंकवाद के रहते हुए एक ही मेज पर बैठकर बात पीस टॉक की तो बिल्कुल भी नहीं होगी। और उस बात को छोड़कर आप देश से अलग भगते हैं तो कहीं ना कहीं एक बात आती है। इन्हीं सब चीजों के बीच में फिर एक खबर आती है कि भैया उमर अब्दुल्ला से मिलने के लिए एक यूएस डिप्लोमेट पहुंचते हैं। अब ऐसा नहीं है कि भारत में अपोजिशन लीडर से कोई दूसरा बाहर का नेता आकर मिल नहीं सकता, बिल्कुल मिल सकता है, लेकिन बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान में जिस तरह से अपने पॉलिटिकल सिचुएशन देखी थी इमरान खान की बिगड़ते हुए, कि जब इमरान खान ने कहा था कि भैया नहीं हम तो अमेरिका की एक ना सुनेंगे और रशिया से जाके मुलाकात करी थी, और उसके बाद इमरान खान को ऐसा फंसाया गया कि बंदा तो जेल में गया ही गया, पार्टी का नामो निशान मिट गया। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर में सिर्फ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी नहीं है बल्कि कई सारी पार्टियां सक्रिय हैं। तो फिर यूएस डिप्लोमेट्स ने ऐसा क्या फायदा देखा कि वो सिर्फ और सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस से ही मिलने के लिए पहुंचे? ये एक बड़ा और व्यापक सवाल इस समय खड़ा हो रहा है और इसीलिए इस मीटिंग की टाइमिंग के ऊपर भी काफ़ी सारे जो सवालात हैं वो खड़े हो रहे हैं। इसके अलावा सोशल मीडिया पर भी इसको लेकर कुछ ऐसे ही रिएक्शंस निकल कर आना शुरू हो गए कि यार ये हमारे देश में क्या चल रहा है, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और बहुत तरह तरह की बातें इसको लेकर हुई। अब बात ये उठती है कि क्या वाकई में भारत सरकार कमज़ोर है, जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही आपको कहा, भारत सरकार की कमज़ोरी को लेकर।
दरअसल अगर हम भारत सरकार के मौजूदा कुछ फैसलों की बात करें, जैसे भी वक्फ बिल को लेकर आए थे ये लोग, और उसको भी अब इन्होंने एक जेसीबी करे कमेटी है उसके पास भेज दिया है। ब्रॉडकास्टिंग बिल को इन्होंने वापस ले लिया, लेटरल एंट्री वाले के ऊपर इन्होंने यूटर्न ले लिया। तो एक दो नहीं, काफी सारी चीजें हैं जिसके ऊपर सरकार लगातार यूटर्न ले रही है। और अभी जो कास्ट सेंसस को लेकर बात चल रही है, उसके लेकर तो जिन दलों के साथ में इन्होंने गठबंधन बनाया है, वो दल भी भाजपा के साथ कदम से कदम नहीं मिला रहे हैं। लेकिन इन सब चीजों के बीच में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ी चीज हुई। दरअसल हम जानते हैं कि रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को चलते हुए अब एक अच्छा खासा लंबा समय निकल चुका है, और भारत ने कभी भी यूक्रेन को लेकर और रशिया को लेकर कोई बात नहीं कही, बल्कि इससे पहले जो पीस टॉक हुई थी उसमें तो भारत गया भी नहीं था। लेकिन इस बार ऐसा क्या होता है कि चुनाव के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना सिर्फ रशिया के दौरे पर जाते हैं, बल्कि उसके बाद यूक्रेन के दौरे पर भी जाते हैं, और वहां पर जाकर वो ये बोलते हैं कि भैया मैं पुतिन को बोलकर आया हूं कि लड़ाई किसी चीज का समाधान नहीं है। और जेलेंस्की तब वहां पर खड़े होकर कहता है कि भैया अगर आप हमको कहता है कि अगर आप रशिया से ऐसे ही तेल लेते रहोगे तो वो तो हमारे साथ यही करता रहेगा, और अगर आप वाकई में पीस चाहते हो तो आप रशिया से तेल खरीदना बंद कर दो। जबकि भारत इस बात को क्लियर तौर पर बोल चुका है कि ग्लोबल मार्केट में ऑयल के प्राइजेस को कंट्रोल में रखने के लिए और हमारे खुद के फायदे के लिए हम रशिया से तेल ले रहे हैं। अगर हम रशिया से तेल लेना बंद कर देंगे तो ग्लोबल मार्केट में ऑयल के रेट जो हैं वो स्काई रॉकेट कर जाएंगे। इवन यूरोपियन कंट्रीज जो हैं वो अपनी नेचुरल गैस की आपूर्ति के लिए अभी भी रशिया के ऊपर ही डिपेंडेंट है, तो फिर अकेले इंडिया को टारगेट क्यों कर रहे हैं? पर इससे पहले जो 2 टर्म थी भाजपा की सरकार, वो पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो वो अपने डिसीजंस खुल कर लेते थे और उनको किसी के सपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन इस बार वो चीजें बदल गई हैं। इस बार चीजें उतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं अमेरिका भी इस चीज को भांप रहा है कि यार यहां पर कुछ ना कुछ हो सकता है, कुछ पॉसिबिलिटी है, और इसीलिए यहां पर ये चीजें बदल रही। क्योंकि भारत जो है अमेरिका के साथ बिल्कुल पार्टनरशिप में काम कर रहा है, लेकिन अमेरिका जब अपनी चीज को थोपना चाहता है भारत के ऊपर, तब भारत उस चीज को मना करने में भी देरी नहीं करता कि यार ये हमारे मतलब की चीज नहीं है, तो हम इसको लेकर तो काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर अमेरिका किसी ऐसी पपट गवर्नमेंट को बिठा देता है जो कि उनकी हाँ में हाँ मिलाए, तो उनके लिए वो चीज काफी ज्यादा कारगर साबित होगी और वो उसको लेकर सही तरीके से चल भी पाएंगे। तो फिलहाल की बात करें तो भाजपा की सरकार जो है वो अमेरिका के फेवर में तो बिल्कुल काम नहीं करती, भारत के फेवर में करती है काम। यही बात अमेरिका को नागवार गुजर रही है। इवन बांग्लादेश में भी ऐसे ही था। शेख हसीना ने जब इनको आइलैंड देने से मना कर दिया था, तब ये पूरी बातें आई थी। इसके अलावा एक खबर और छपती है, पंजाब केसरी करके एक न्यूज़पेपर है, 25 अगस्त पे इस पर खबर छपती है कि यूएस एम्बेसी ने किसान जो नेता हैं, फार्मर लीडर्स, उनको चाय पर बुलाया। अब आप इसके आगे की बात आप समझ सकते हैं कि यहां पर मैं क्या कह रहा हूं। इस पर लिखा गया कि यूएस से इन लोगों ने एमएसपी के ऊपर और लोन विवर के ऊपर बात करी। अब मुझे समझ में नहीं आता कि जब भारत में सरकार की जो नीतियां हैं वो भारत सरकार बनाती है, तो एमएसपी और लोन विवर को लेकर इन लोगों को यूएस एम्बेसी से बात करने की क्या जरूरत पड़ गई? भाई ऑब्वियसली बात है, एक मेजर पॉइंट है, इस बारे में हम लोग बिल्कुल बात कर सकते हैं कि भाई ये क्या हुआ। हालांकि ये जो किसान नेताओं वाली बात है, खबर है, ये अधिकतर न्यूज़पेपर्स में छपी नहीं है। ये सिर्फ कुछ एक पार्लियामेंटेरियन करके है और पंजाब केसरी इनमें ही छपी है। तो इस खबर की पुष्टता के ऊपर और हम लोग बात कर सकते हैं। एक चीज और निकलकर सामने आई कि यूएस काउंसिल गवर्नर जो है वो ओवीसी से जाकर मिल रही है। तो आप यहां पर एक चीज देखिए कि यूएस का नाम बार बार आ रहा है, और जिन लोगों से ये लोग मीटिंग कर रहे हैं, अब उनके बारे में मैं क्या बोलूं, उनके बारे में आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि भाई आखिर अमेरिका भारत को डिस्टेबलाइज क्यों करना चाहता है। उसका कारण मैंने आपको बता दिया कि भारत अगर डिस्टेबलाइज होगा तो भारत की जो संगठन में ही शक्ति है वाली जो फिलॉसफी है वो कमजोर पड़ेगी, और अमेरिका अपने हितों को देखते हुए, मतलब जो बात जेलेंस्की ने कही है प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के समय कि अगर आप रशिया से तेल खरीदते रहोगे तो रशिया की इकोनॉमी कमजोर नहीं होगी और आप कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रशिया को मदद करोगे वॉर में। मतलब रशिया ने जुलाई के महीने में इंडिया ने रशिया से, चाइना से भी ज्यादा तेल खरीदा है जुलाई के महीने में। तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना तेल वहां से खरीदा जा रहा है भारत के द्वारा। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर एक और चीज के ऊपर हम लोग ध्यान दें तो कहीं ना कहीं ये जो सारा घटनाक्रम हुआ है रशिया और यूक्रेन वाला, ये इनडायरेक्टली इशारा कर रहा है कि भाई भारत कहीं ना कहीं इस बार थोड़ा सा कमजोर जरूर पड़ रहा है अपने डिसीजन मेकिंग में, अपनी फॉरेन पॉलिसी में, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कमजोर पड़ता हुआ तो मुझको ये बिल्कुल दिख रहा है।
इसके अलावा कुछ खबरें और इस समय वायरल हुई थी कि कैसे राहुल गांधी और कमला हैरिस की फ़ोन कॉल के ऊपर बात हुई। हालांकि बाद में इस न्यूज़ को ऑफिस जो कमला हैरिस का ऑफिस है वहीं से डिबंक कर दिया गया और उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। लेकिन उतनी देर में लोगों ने स्पेकुलेशंस लगाने शुरू कर दिए थे। इसके पहले एक और रिपोर्ट चली थी कि भैया व्हाइट हाउस जाकर मिले हैं राहुल गांधी। उस खबर को लेकर भी कोई पुष्टि नहीं हो सकी। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, ऐसी जो चीज़ें होती हैं बंद दरवाजे के पीछे ही होती हैं, खुले तौर पर होती नहीं है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एक नाम जिसका जिक्र यहां पर करना बहुत ज़रूरी है, और वो है डोनाल्ड लू का। जो मैंने शुरुआत में आपको हमारे पड़ोसी देशों के नाम बताए थे ना, पाकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश, नेपाल, इन सारे देशों में कहीं ना कहीं डोनाल्ड लू का योगदान कहीं ना कहीं देखने के लिए मिला था। अब देखिए, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ उसको भले ही हमारे भारत में ये कहा जा रहा हो कि भाई ये तो एक तरीके से लोकतंत्र की जीत है, शेख हसीना भारत में शरण ली हुई हैं, लेकिन इसको कहा कि भैया ये लोकतंत्र और युवा शक्ति की जीत है, और इसको उसी तरीके से प्रचारित भी किया गया। जबकि ये हम सब ने देखा था कि बंगाल में कई सारे हिंदू मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं के ऊपर हमले हुए, हिंदू नेताओं, पत्रकारों के ऊपर हमले हुए। भीड़ को पीएम आवास गण भवन में पूर्व महिला प्रधानमंत्री की ब्रा और ब्लाउज लहराते हुए तक देखा गया था। पूरा आंदोलन बांग्लादेश के स्वतंत्रता सेनानियों, मुक्ति योद्धाओं के परिवारों पर आरक्षण खत्म करने को लेकर पैदा हुआ था। ये थी बांग्लादेश की परिस्थिति, जिसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब तक आप सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से इन सब चीज़ों की तस्वीर और वीडियोज़ आप देख ही चुके होंगे, कंज्यूम कर चुके होंगे। मैं यहाँ पर जिस बारे में बात करने वाला हूँ, जिस शख्स के बारे में बात करने वाला हूँ, उस बारे में हम लोग विस्तार से बात करेंगे, और वो है डोनाल्ड लू। दरअसल सवाल ये उठता है कि जो मैंने शुरुआत में भी आपसे किया कि भाई जो बांग्लादेश में हो रहा है, क्या वो वही है जो दिख रहा है? दरअसल इंटरनेशनल मैटर्स में अक्सर पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है। कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन में जिस किरदार का नाम आ रहा है वो है डोनाल्ड लू का। अब ये शख्स कोई छोटा मोटा शख्स नहीं है, ये एक तरीके का घोस्ट आप कह सकते हैं। डोनाल्ड लू अमेरिका के एक राजनयिक हैं जो कि फिलहाल दक्षिण एवं मध्य एशिया मामलों में असिस्टेंट सेक्रेटरी हैं। इससे पहले वो अल्बानिया और किर्गिस्तान में अमेरिका के राजदूत रहे। पुणे स्थित ग्लोबल स्ट्रेटेजीज फाउंडेशन के संस्थापक डॉक्टर अनंत भागवत ने मई 2024 में कहा था कि भारत में डोनाल्ड लू घृणा की विषय वस्तु बन गए हैं, क्योंकि वो भारतीय लोकतंत्र में हस्तक्षेप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जनवरी 2023 में खबर आई थी कि भारत के विपक्षी नेता राहुल गांधी ने अमेरिका स्थित व्हाइट हाउस में एक गुप्त बैठक करी। बताया जाता है कि डोनाल्ड लू भी वहां पर मौजूद थे। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय के पास इससे संबंधित किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। अमेरिका पूरी दुनिया के मानवाधिकार का ठेका लेकर भी बैठा रहता है। डोनाल्ड लू ने भी भारत में मोदी सरकार के कार्यकाल में मानवाधिकार को लेकर चिंता जताई थी। भारत में कई लोगों के कान तब खड़े हो गए थे जब लोकसभा चुनाव 2024 के बीच डोनाल्ड लू यहां के दौरे पर पहुंच गए थे। उस दौरान वो बांग्लादेश और श्रीलंका भी गए थे। डॉक्टर अनंत भागवत ने तब कहा था कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का प्रशासन भारत के एक स्थिर सरकार नहीं चाहता, क्योंकि मोदी सरकार के एक दशक में भारत की विदेश नीति मजबूत रही है, अपनी शर्तों पर चलती रही है। और हाँ, डोनाल्ड लू चुनाव के बीच राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली नहीं बल्कि तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई पहुंचे, जहां द्रविड़ राजनीति का बोलबाला है और भाजपा लड़ाई में नहीं रहती है। तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके नेताओं की तरफ से ही देश को खंडित करके एक अलग देश द्रविड़ नाडु की मांग होती रहती है। अमेरिका की तरफ से एक बयान में कहा गया था कि दक्षिण भारत से द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए वो चेन्नई गए थे। वो बांग्लादेश भी गए थे, जहां शेख हसीना चौथी बार जीतकर लौटी थी। बांग्लादेश में अमेरिकी राजदूत पीटर हास पर वहां की विपक्षी पार्टी बांग्लादेश नेशनल पार्टी के समर्थन के आरोप पहले भी लग चुके हैं, जिसने चुनाव का पूरी तरीके से बहिष्कार भी किया था। शेख हसीना के करीबियों का तब मानना था कि अमेरिका लगातार ढाका को चीन के खिलाफ लॉबिंग में शामिल करना चाहता है। इंडो पैसिफिक में अमेरिका लगातार बांग्लादेश को पूरी तरह अपनी तरफ करने में लगा हुआ है। बांग्लादेश में भी मानवाधिकार को लेकर अमेरिका ने चिंता जताई थी चुनाव से पहले। मार्च 2023 में जब अमेरिका की सीनेट फॉरेन अफेयर्स कमेटी के समक्ष डोनाल्ड लू पेश हुए थे, तब भी उन्होंने भारत में मानवाधिकार को लेकर अपनी बात कही थी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का ना होना और जारी मानवाधिकार हनन पर चिंता भी जाहिर करी थी। जबकि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 व 35(a) को निरस्त कर उसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा भी दिया गया था। इसके बाद वहां पत्थरबाजी की घटनाएं भी कम हुई थी।
एक साल में 2 करोड़ से ज्यादा लोग पर्यटन के लिए पहुंचे थे, लेकिन अमेरिका को वहां पर चुनाव की चिंता है। डोनाल्डो ने कहा था कि हम पूरे देश में मुस्लिमों पर अल्पसंख्यक समुदायों के खिलाफ भेदभाव के साथ साथ एनजीओ को प्रतिबंधित किए जाने की खबरों पर भी बारीकी से नजर बनाए हुए हैं। जबकि यहां पर समझना यह जरूरी है कि जो एनजीओ फॉरेन से फंडिंग ले रहे थे उनके साथ ऐसा जरूर किया गया था। खैर, बहुत सारी चीजें हैं जो कि डोनाल्ड लू को लेकर इस समय मार्केट में चल रही हैं, लेकिन उनकी भारत में मौजूदगी उतने ही ज्यादा सवाल भी खड़े करती है। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आपको भी लगता है कि भारत में अमेरिका कुछ ऐसा कर सकता है, या फिर कुछ और आपको लगता है तो वो भी बताइए। मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।